हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का पूरा मॉडल पेपर लेके आए, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना, बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, ये मेजर एंड माइनर दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आने वाले 2024 एंड 25 के एग्जाम में 100% आपके यही प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, ये हिंदी काव्य का मैं बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ लेके आया हूँ, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना, बाहर से आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। आपको यही क्वेश्चन के साथ आंसर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से यही से तैयारी कर पाएँ, बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं। स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे, इसमें जो हमारा टाइमिंग होता है वो भी देख लीजिए। टाइमिंग जो हमारा 3 आवर्स का होता है स्टूडेंट, और जो हमारा पूर्णांक होता है वो 75 नंबर का होता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। देख लीजिए, जैसा कि हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों का नाम लिखिए। यानी हिंदी साहित्य के जो आदिकाल हैं उनमें प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों का नाम लिखना है। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% आपको यहीं से तैयार कर लेना है। अब इसका आंसर भी देख लीजिए स्टूडेंट, जैसा कि इसका आंसर क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर इस काल का नामकरण किया है। कुछ विद्वानों ने इस काल की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखकर नाम दिया है, तो कुछ ने साहित्य धाराओं को ध्यान में रखकर। यहाँ कुछ प्रमुख नाम और नामकरण करने वाले विद्वानों की सूची दी गई है। आदिकाल का नामकरण, अब देख लीजिए स्टूडेंट, आदिकाल का नामकरण क्या है, अब देख लीजिए। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वीर गाथा काल के। और चारण काल, ये डॉक्टर गिरिशन राम कुमार वर्मा है। चारण काल का वीर काल के हैं विश्व प्रसाद, वीर काल के हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वहीं सिद्ध सामंत युग के हैं राहुल सांस्कृतियायन। वहीं बीजवापन काल के हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। वहीं फिर आ जाएगा आरंभिक काल के हैं मिश्र बंधु। वहीं फिर आ जाएगा आदि काल के हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं फिर अंकुर काल के हैं गोलेंद्र पटेल। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए। यानी सूफी काव्य की मुख्य विशेषताएं लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सूफी काव्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये 100% आने वाले एग्जाम में मेजर एंड माइनर दोनों में देखने को मिलेगा। 100% आपको तैयार कर लेना है स्टूडेंट। मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार करके ले आया हूँ, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। आपको 100% यहीं से तैयार कर लेना, बाहर से एक भी क्वेश्चन आवश्यकता नहीं है आपको तैयार करने की, मैं 100% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। ये भी हिंदी साहित्य में सूफी काव्य धारा का समय 14वीं से 18वीं शताब्दी तक रहा है। इस परंपरा का सूत्र मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रयान, जो 1379 में माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्य के सबसे प्रमुख कवि हैं, जिनके द्वारा पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। मंजन कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, हबीब साजन, कासिम शाह आदि इस काव्य धारा के अन्य कवि हैं। सूफी काव्य धारा भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काव्य धारा का उद्भव इस्लामी संस्कृति और भारतीय भक्ति परंपरा के संगम से हुआ है। सूफी कवि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। इस काव्य धारा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, वो भी स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए। इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं, फर्स्ट नंबर है प्रेम और भक्ति की प्रधानता। क्या, प्रेम और भक्ति प्रधानता, इसके अंतर्गत भी देख लीजिए स्टूडेंट। सूफी काव्य धारा में प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि सच्चे प्रेम के द्वारा ही ईश्वर के साक्षात्कार को प्राप्त किया जा सकता है। सूफी कवियों के अनुसार प्रेम मानव जीवन का क्या अंतिम लक्ष्य है। वही नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा साधना और तपस्या। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, सूफी कवि साधना और तपस्या को आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। उनके काव्य में
साधक की आत्मा को पवित्र करने के लिए विभिन्न साधनों का निर्माण किया गया है। यह साधना केवल बाहरी नहीं होती बल्कि आत्मिक और आंतरिक साधना पर अधिक जोर दिया जाता है। वहीं पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा समाज और धर्म की आलोचना। समाज और धर्म की आलोचना, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? सूफी कवि समाज और धर्म के रूढ़िवादी नियमों की आलोचना करते हैं। वे धर्म के नाम पर हो रहे अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद के विरोधी होते हैं। उनका मानना है कि सच्चा धर्म प्रेम, करुणा और परोपकार पर आधारित होना चाहिए। सूफी काव्य धारा में सामाजिक समानता और न्याय की बात की जाती है। वह नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, देख लीजिए, सर्वेश्वरवाद। इसके अंतर्गत क्या आ जाए? सूफी कवियों का ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण अद्वैतवादी होता है। उनके अनुसार ईश्वर सर्वत्र व्याप्त और हर जीव उसी अंश का है। यह काव्य धारा विभिन्न धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर की एकता को मान्यता देती है। इस कारण सूफी कवियों की रचनाओं में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के तत्वों को समन्वय दिखाई देता है। वहीं भी 5 नंबर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर, रूपक और प्रतीक। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? सूफी काव्य धारा में रूपक और प्रतीकात्मक भाषा का व्यापक उपयोग होता है। कवि अपनी रचनाओं में प्रतीक के माध्यम से गूढ़ आध्यात्मिक संदेश व्यक्त करते हैं। प्रेमिका, मासूक, मैखाना, शराब आदि प्रतीकों का प्रयोग ईश्वर और आत्मा के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। वही नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 6 नंबर हमारा, संगीत और नृत्य का महत्व। सूफी काव्य धारा में संगीत और नृत्य का विशेष महत्व है। काव्य को ज्ञेयता प्रदान करने के लिए कवि संगीत का सहारा लेते हैं। सूफी कवियों ने कव्वाली और अन्य संगीत विधाओं का विकास किया है, जिनमें ईश्वर की स्तुति और प्रेम की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इनके अनुसार संगीत और नृत्य के माध्यम से ईश्वर से सीधा संपर्क साधा जा सकता है। वही नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ चलते हैं, देख लीजिए, प्राकृतिक सौंदर्य और परिकात्मकता। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा ये भी देख लीजिए। सूफी काव्य धारा में प्राकृतिक सौंदर्य का विशेष वर्णन मिलता है। कवि प्रकृति ईश्वर की रचना मानते हैं, उसके माध्यम से ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं और इसके साथ ही प्रकृति के तत्वों का उपयोग प्रतीकात्मक रूप से भी किया जाता है। वहीं पे नेक्स्ट आ जाएगा, ये देख लीजिए हमारा संवेदनशीलता और करुणा। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? सूफी कवि अत्यंत संवेदनशील और करुणाशील होते हैं। उनके काव्य में दुखियों, गरीबों और असहायों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट होती है। वे समाज के हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान देने की बात करते हैं और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखने की प्रेरणा देते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट कौन सा रहेगा? लोकसभा में रचना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में लोकसभा का प्रयोग किया है। उन्होंने जनता से जुड़ने और अपने विचारों को सरलता से व्यक्त करने के लिए फारसी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं में काव्य रचा। इसके कारण सूफी काव्य धारा जनसाधारण में लोकप्रिय हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा साधारण जीवन का आदर्श। जो साधारण जीवन का आदर्श, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा वो भी देख लीजिए। सूफी कवियों ने साधारण और सरल जीवन का महत्व दिया है। वे त्याग, वैराग्य और आत्मनियंत्रण का संदेश देते हैं। उनके अनुसार भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग, सादगीपूर्ण जीवन से आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा। द्विवेदी योग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखने। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे आपके एक ही क्वेश्चन से आपके कई सारे प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जैसे देख लीजिए, द्विवेदी के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम पूछा है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द्विवेदी योग के साहित्यकार, किसी एक साहित्यकार का नाम बताइए तथा उसकी रचना भी लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार कर लेना द्विवेदी योग के 6 साहित्यकार के, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने वाले एग्जाम में मिल सकें। इसका आंसर भी देख लीजिए। द्विवेदी योग हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है, जिसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है। इस युग के प्रमुख साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। द्विवेदी योग के 6 प्रमुख साहित्यकारों के नाम हैं, इस प्रकार है, देख लीजिए जल्दी से। पहला हमारा आ जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके अंतर्गत द्विवेदी युग के प्रणेता और सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ये महावीर प्रसाद क्या हैं? ये द्विवेदी के प्रणेता हैं और ये जो सरस्वती इनकी क्या है, एक रचना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक भी हैं। ये इनकी एक रचना भी हो गई और ये किसके हैं? महावीर प्रसाद, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इससे आपके 2 प्रश्न बन जाते हैं। वहीं श्रीधर पाठक, ये खड़ी बोली के क्या हैं? कवि हैं।
सिरदार पाठक कौन है? खड़ी बोले के कवि हैं और जिन्होंने बाल विधवाओं की दुर्दशा पर मार्मिक कविताएं लिखी हैं। वही फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसके अंतर्गत इतिहासकार और निबंधकार जिन्होंने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये इतिहासकार भी रह चुके हैं और निबंधकार, और ये भारतीय इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कौन सा? मैथिली शरण गुप्त, ये राष्ट्रवादी कवि हैं जिन्होंने भारत और संस्कृत परंपराओं में कविताएं लिखी हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पद्म सिंह शर्मा, ये कहानीकार और उपन्यासकार जिन्होंने ग्रामीण जीवन पर आधारित रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा कौन सा? बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय ये निबंधकार और आलोचक जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा? कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है। ये जो कवि विद्यापति हैं इन्हें किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि विद्यापति को उनके साहित्यिक योगदान और काव्य कला में विशिष्टता के लिए कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। उन्हें निम्नलिखित उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है। अब इसका फर्स्ट नंबर भी देख लीजिए हमारा, अभिनव जयदेव, जयदेव के बाद विद्यावत को मैथिली साहित्य में उच्चतम स्थान पर रखा गया है, इसीलिए इन्हें यह उपाधि मिली थी, अभिनव जयदेव को। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, ये भी देख लीजिए, मैथिल कोकिल, ये अपनी काव्य कला और रसपूर्ण रचनाओं के कारण उन्हें मैथिली भाषा से कोकिल कोयल भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा गौरवमणि, ये अपनी विद्यावती और साहित्य योगदान के कारण गौरवमणि की उपाधि दी गई इनको। कब? इनकी विद्वता और साहित्य योगदान के कारण इन्हें गौरवमणि की उपाधि दी गई है। वहीं फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, देख लीजिए, वैष्णव कवि, वैष्णव कवि भगवान विष्णु और राधा कृष्ण की भक्ति में रचित उनकी कविताओं के कारण उन्हें वैष्णव कवि भी कहा गया है। वही नेक्स्ट आ जाएगा महाकवि, विद्यापति की कविताओं में महाकाव्य की शैली और प्रभाव दिखने के कारण उन्हें महाकवि भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, देख लीजिए, तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखना। क्या स्टूडेंट? तुलसीदास की 6 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखनी है। अब देख लीजिए, तुलसीदास की 6 प्रमुख रचनाएं, अमूल रचनाएं हैं, बिल्कुल देख लीजिए, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर इनकी जो आ जाएगी, सबसे पॉपुलर इनकी जो रचना है वो है रामचरितमानस। ये वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% आपका आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। यानी गोस्वामी तुलसीदास की किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट, ये मेजर एंड माइनर दोनों के लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% आपको तैयार कर लेना। रामचरितमानस यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और इसे हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। इसमें राम कथा को बहुत ही सरल भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर आ जाए इनकी रचना जो है गीतावली। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के गीता उपदेशों का सुंदर वर्णन किया गया है। फिर आ जाएगी नेक्स्ट नंबर पे हमारी विनय पत्रिका। यह भगवान राम के प्रति तुलसीदास की भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें उन्होंने भगवान राम से अपनी मन की पीड़ा व्यक्त की है। फिर नेक्स्ट आ जाएगी हमारा कौन सी? दोहावली। इसमें तुलसीदास ने अपने विचारों को दोहा के माध्यम से व्यक्त किया है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा कवितावली। यह तुलसीदास जी की अन्य महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगी हमारी सतीसही। इस ग्रंथ में तुलसीदास ने 700 दोहे लिखे हैं और जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार प्रकट किए हैं। ये आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके तुलसीदास पे 100% आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आपके क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगी, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, आपको यहीं से तैयार कर लेना है। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का कोई एक दोहा लिखना है। ये भी आपका वेरी वेरी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको अपनी बुक से ही बिल्कुल तैयार कर लेना है। या आप अपने क्वेश्चन बैंक में जो अपनी पाठ्य पुस्तक कबीरदास का किसी एक दोहा, इससे जिसे बोलते हैं, इससे वो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका देखने को मिलेगा। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नाम उल्लेख कीजिए। इन्हें घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नाम सहित उल्लेख करके लिखना है। घनानंद ने अपनी रचनाओं में कई तरह के छंदों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ प्रमुख छंद इस प्रकार हैं, देख लीजिए। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? कवित्त।
इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, घनानंद ने कवित्व छंद का बहुत ही प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम, विरह, श्रृंगार रस के वर्णन के लिए कवित्व छंद बेहद लोकप्रिय रहा है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा सवैया। सवैया छंद भी घनानंद की पसंदीदा छंदों में से एक था। उन्होंने सवैया छंद में भक्ति और श्रृंगार रस के भाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, देख लीजिए क्या, चौपाई। चौपाई छंद भी घनानंद की रचनाओं में मिलता है। इस छंद में उन्होंने धार्मिक और सामाजिक विषयों पर अपनी बात रखी है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा दोहा। दोहा छंद एक लोकप्रिय छंद है और घनानंद ने अपनी रचनाओं में दोहे का प्रयोग किया है। दोहे में उन्होंने प्रेम और विरह के भावों को ही संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सोरठा। स्टूडेंट, सोरठा। सोरठा छंद भी घनानंद की रचनाओं में मिलता है। इस छंद में उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, देख लीजिए जल्दी से, ये भी हमारा वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख 5 कृतियों को वर्णन करना है, यानी उनकी 5 प्रमुख रचनाएं जो हैं उनका वर्णन करके आपको बिल्कुल लिखना है। ये भी हमारा वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा हरिश्चंद्र पे आपको 100% देखने को मिलेगा प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है, जो वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है स्टूडेंट, देख लीजिए उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं। फर्स्ट नंबर है उनकी अंधेर नगरी। यह एक व्यंग्यपूर्ण नाटक है जिसमें उन्होंने समाज की कुरीतियों पर व्यंग किया है। वहीं फिर आ जाएगी नेक्स्ट कौन से, नील देवी। यह एक दुखांत नाटक है जिसमें नारी उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया गया है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगी हमारी चंद्रावली। यह एक प्रेम काव्य है जिसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, देख लीजिए सत्य हरिश्चंद्र। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें सत्य और धर्म के महत्व को दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा भारत दुर्दशा। यह एक निबंध है जिसमें भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। स्टूडेंट, ये वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आपको तैयार किया। मैंने इनकी कृतियों के बारे में बता दिया बिल्कुल, यानी राजा हरिश्चंद्र की कौन कौन सी कृतियाँ वो मैंने बिल्कुल आपको बता दी। आने वाले एग्जाम में 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखना। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। वहीं इनका आंसर भी देख लीजिए हमारा, धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि थे। उन्होंने कई सारे काव्य संग्रह लिखे हैं। उनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं, देख लीजिए। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह कौन सा हो गया, फर्स्ट नंबर देख लीजिए काव्य संग्रह इनका ठंडा लोहा, ये इनका काव्य संग्रह है। यह उनका पहला काव्य संग्रह था, किसका स्टूडेंट, महावीर धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा, यह कौन था, इनका पहला काव्य संग्रह था। वहीं पर नेक्स्ट आ जाएगा अंधा युग। यह नाटक के रूप में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, अंधा युग। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कनप्रिया। इस संग्रह में प्रेम और वियोग की भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। वही नेक्स्ट आ जाएगा 7 गीत वर्ष। इस संग्रह में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित कविताएं हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सपना अभी भी। इस संग्रह में आधुनिक जीवन की जटिलताओं को दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आद्यंत। यह उनका अंतिम काव्य संग्रह था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा नेक्स्ट, ये भी हमारा वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 100% आने वाले एग्जाम में 100% आपको तैयार कर लेना है। साहित्य में शोध की जो प्रमुख प्रविधियाँ हैं उनका नाम का उल्लेख करना है, यानी साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेख करना, ये भी हमारा वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मैं सभी वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लाया हिंदी काव्य के लिए, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। वहाँ से आपके सभी सब्जेक्ट के PDF अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साहित्य शोध की प्रमुख प्रविधियां हैं, देख लीजिए स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर हमारी कौन सी हो जाएगी, ऐतिहासिक शोध प्रवृत्ति, जिसे हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड भी बोलते हैं। इस प्रवृत्ति में साहित्य कृतियों का अध्ययन उनके इतिहास की परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। वही नेक्स्ट आ जाएगा समीक्षात्मक प्रवृत्ति, जिसे क्रिटिकल रिसर्च मेथड बोलते हैं। इसमें साहित्यिक कृतियों का गहन विश्लेषण और आलोचना की जाती है। वहीं फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, देख लीजिए सर्वेक्षण प्रवृत्ति, सर्वरी मेथड। इस प्रविधि में विभिन्न साहित्यिक रचनाओं या लेखों से संबंधित या आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है।
फिर नेक्स्ट आ जाएगा तुलनात्मक प्रवृत्ति, जिसे कंपैरेटिव रिसर्च मेथड बोलते हैं। इस प्रवृत्ति में दो या दो से अधिक साहित्यिक कृतियों का लेखकों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। मैं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, देख लीजिए नेक्स्ट कौन सा रहेगा, मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति, जिसे फिजिकोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। इसमें साहित्यिक कृतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है। यानी इसमें जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सांस्कृतिक अध्ययन प्रवृत्ति, जिसे कल्चरल स्टडीज मेथड बोलते हैं। इस प्रवृत्ति में साहित्य और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर हमारा आ जाएगा अंतःविषयक प्रवृत्ति, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी मेथड बोलते हैं। इस पद्धति में साहित्य को अन्य विषय जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के संदर्भ में भी अध्ययन किया जाता है। स्टूडेंट, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लेके आया था, आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का 100% आपको तैयार कर लेना। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन विद आंसर के साथ में पूरा मॉडल पेपर लेके आया था, साल भर मॉडल पेपर आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना है। आपके आने वाले 2024-25 के एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आने वाले एग्जाम में 100% ये आपके लिए रामबाण साबित होगा स्टूडेंट। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं स्टूडेंट एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।